नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विशेष। और इस विशेष में क्या है हम आपको बता रहे हैं जो यहां लिखा है। क्या सेनारी कांड में मारे गए 34 लोगों का कत्ल किसी ने नहीं किया था? यह सवाल तब उठने लगे हैं जब पटना हाईकोर्ट ने सभी दोषियों को सबूतों के अभाव में घटना के 22 साल बाद बरी कर दिया। इससे यह भी सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार ने इस केस में उतनी दिलचस्पी नहीं ली जितनी की होनी चाहिए थी, लेनी चाहिए थी। हालांकि अब राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है और ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर 18 मार्च 1999 के उस मनहूस रात को सेनारी गांव में क्या हुआ था। और इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं सेनारी का संपूर्ण सच। तो 18 मार्च 1999 की तारीख सेनारी गांव में 34 लोगों को घरों से खींचकर बड़ी ही बेरहमी से मार डाला गया। उस मनहूस काली रात को हुए हत्याकांड के बाद सेनारी गांव के लोग भगवान से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उस ठाकुरबाड़ी में पूजा पाठ बंद कर दी जिसके बाहर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 90 के दशक के जातीय संघर्ष के बीच उस खौफनाक रात की दास्तान जिसने 22 साल पहले बिहार के माथे पर एक बदनुमा दाग लगाया, यानी सेनारी नरसंहार का संपूर्ण सच आप देखने जा रहे हैं। नब्बे के दशक में बिहार जातीय संघर्ष से जूझ रहा था। सवर्ण और दलित जातियों में खूनी जंग चल रही थी। जमीन जायदाद को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे थे। एक को रणवीर सेना नाम के संगठन का साथ मिला तो दूसरे को माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी माओवादियों का। 18 मार्च 1999 की रात को सेनारी गांव में 500 से 600 लोग घुसे। पूरे गांव को चारों ओर से घेर लिया। घरों से खींच खींच कर मर्दों को बाहर निकाला गया। 40 लोगों के हाथ पांव बांधने के बाद खींच कर बिल्कुल जानवरों की तरह गांव की ठाकुरबाड़ी के पास ले जाया गया। हम नरसंहार पीड़ित सेनारी गांव की दूसरी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हम दिखा रहे हैं ये ठाकुरबाड़ी थी जहां पर हत्या के बाद ये ठाकुरबाड़ी जो है कई वर्षों तक बंद रहा। और इस ठाकुरबाड़ी में जब इस गांव के 34 लोगों की हत्या कर दी गई थी इसी जगह पर, तो पूरी तरह से ठाकुरबाड़ी जो है बंद कर दी गई थी। लेकिन हाल के दिनों में यहां पर ठाकुरबाड़ी को खोला गया है। 18 मार्च 1999 की वो काली रात बिहार के तत्कालीन जहानाबाद और आज के अरवल जिले के सेनारी गांव के लिए खौफ और दर्द का ऐसा समंदर लेकर आई जिसे 2 दशक बाद भी भूला नहीं जा सका है। वर्तमान अरवल जिले के करपी थाने के सेनारी गांव में 18 मार्च 1999 की शाम 7 बजे तक सब कुछ सामान्य था। गांव में लोग रेडियो पर रात 7 बजे की खबरें सुन रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रात के सन्नाटे में मौत आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ कदम बढ़ा रही है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कुछ था 7 बजे 7:30 में 7 बजे न्यूज हो गया था। 7:30 में उनका क्या कहा जाता है तो हम लोग बता सकते हैं, मैंने अधिभाषण कुछ था उनका। उसी समय एमसीसी 7 बजे आ गया और गांव में घूमने लगा और पकड़ कर रणवीर सेना चिन्हाना है, रणवीर सेना के चिन्हाने के नाम पर पकड़ लेता था और पीछे बांध देता था कस के। और उसके बाद वहाँ से ठाकुरबाड़ी पर चलना है, ठाकुरबाड़ी पर लेके चला आया। 40 को के लेके आया था जिसमें 6 को घायल थे, 34 को का मर्डर हुआ है। सेनारी गांव के लिए वो काली खौफनाक रात थी। गांव के बाहर सभी को एक जगह इकट्ठा किया गया, फिर 3 ग्रुप में सबको बांट दिया गया। इसके बाद लाइन में खड़ा कर बारी बारी से हर एक का गला काटा गया।
34 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतिशोध इतना था कि गला काटने के बाद तड़प रहे लोगों का पेट तक चीर दिया जा रहा था। प्रतिबंधित माओवादियों ने 18 मार्च 1999 की शाम करीब 7:30 बजे से रात 11 बजे तक सेनारी गांव में मौत का तांडव किया। हर नौजवान अपने सामने गला कटते देख रहा था और बेबसी और डर के साये में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। गांव की ठाकुरबाड़ी के राम जानकी भी उन्हें बचा नहीं सके। ठाकुरबाड़ी के करीब चले मौत के इस खेल से गांव वाले इतने सदमे में चले गए कि उन्होंने सालों तक यहाँ पूजा अर्चना ही बंद कर दी। प्रतिमा है, भगवान से भी लोग नारुष्ट हो गए थे। इस गांव के लोगों का कहना था कि जब इस 34 लोगों की हत्या हो गई थी तो इस जो है मतलब इस ठाकुरबाड़ी जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। नाराजगी लोगों में हुई थी, लेकिन लगभग 5 सालों से ठाकुरबाड़ी खोली गई है और इसी जगह पर जो है हत्यारों ने निर्मम हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से नाराज लोगों ने इस ठाकुरबाड़ी को ही बंद कर दिया गया था। भेड़ बकरियों की तरह नौजवानों की गर्दनें काटी जा रही थीं। एक की कटने के बाद दूसरा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। कातिल धारदार हथियार से एक एक कर युवकों की गर्दनें रेत कर जमीन पर गिरा रहे थे और वहीं तड़प तड़प कर सभी कुछ ही पलों में हमेशा के लिए शांत हो जा रहे थे। ऐसे में भगवान से नाराजगी हो भी क्यों ना। पूजा पाठ से जो ऑटोमेटिक ऐसा चीज़ है कि पूजा पाठ से भगवान के सामने ही 34 वो हत्या हो गया है, तब तो बंद होना जरूरी है। अब पूजा पाठ होती है? हाँ, अब पूजा पाठ हो रहा है। मरने वाले सभी भूमिहार जाति से थे और मारने वाले एमसीसी के। हालांकि शुरू में से पीपुल्स वार ग्रुप की हिंसक कार्रवाई मानी जा रही थी, लेकिन एमसीसी ने पर्चा छोड़कर नरसंहार की जिम्मेवारी ली। उग्रवादियों द्वारा छोड़े गए पर्चे में शंकर बेघा तथा नारायणपुर की घटनाओं के प्रतिशोध की बात कही गई थी। इससे पहले 1 दिसंबर 1997 को जहानाबाद के ही लक्ष्मणपुर बाथे के शंकर बेघा गांव में 58 लोगों को मार दिया गया था। 10 फरवरी 1998 को नारायणपुर गांव में 12 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप सवर्ण जाति भूमिहार पर लगा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने बिहार की तत्कालीन राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, लेकिन कांग्रेस के भारी विरोध के बाद 24 दिनों में ही राबड़ी देवी सरकार को बहाल कर दिया गया। इसके बाद भी राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और माओवादियों ने 18 मार्च 1999 को सेनारी नरसंहार को अंजाम दे दिया। सेनारी की ठाकुरबाड़ी के पास जिस जगह इस नरसंहार को अंजाम दिया गया था, वहां आज शहीद स्थल है। ये वही शहीद स्थल है जहां पर इस गांव से बुला करके कुल 34 लोगों को यहीं पर हत्या कर सबको छत बिछत हाथ में छोड़ दिया गया था। प्रतिबंधित नक्सली संगठन जो जातीय हिंसा के द्वेष में जूझ रहा था और कुल एक जाति विशेष लोगों को इसी जगह पर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अगले दिन पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार रहे पद्म नारायण सिंह अपने गांव सेनारी पहुंचे। अपने परिवार के 8 लोगों की फाड़ी हुई लाशें देखकर उनको दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद बहुत लोग शहरों से नौकरी पढ़ाई छोड़कर अपने गांव में रहने लगे। उनका बस एक ही मकसद था, बदला। लोगों ने अपने अपने घरों में लाइसेंसी या देसी हथियार रख लिए। महिलाओं को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। 300 घरों के सेनारी गांव में 70 भूमिहार परिवार अपने दलित पड़ोसियों के साथ बड़ी शांति से रहते थे। अब 22 साल बाद पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत से दोषी सभी 13 लोगों को जेल से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। आज भी पीड़ित परिवार और गांव के लोग डर के साये में जी रहे हैं। तो विरोध में हम लोग भाई उतरेंगे नहीं। भय अभी तक बना हुआ है, कब का हो जाएगा। आज भी वो बोल रहे हैं दिल में भय बनल है, कखनी कौन हमरे जैसे का कर देगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग विरोध में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं।
जिस तरह है अपना किसी तरह जिंदगी सोच रहे हैं कि कट जाए, बहुत ज़्यादा है। सेनारी नरसंहार के दूसरे दिन यानी 19 मार्च को करपी थाने में चिंतामणि देवी के बयान पर कांड संख्या 22 1999 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 16 जून 1999 को पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद 38 लोगों के खिलाफ ट्रायल चला। 2016 में जहानाबाद की निचली अदालत ने 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई, जबकि 20 को बरी कर दिया गया। लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी 13 दोषियों को भी बरी कर उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। जो न्याय विभाग निर्णय लिया, किस तरह निर्णय लिया, जज महोदय हैं किस तरह जैसे कि निर्णय लिया, काहे लिए, सबको बरी किए, हमारे विचार से तो गलत हुआ। जब गवाही गुजरा है, सब चीज़ हुआ है, उसके विरोध में फिर जैसे कि न्याय विभाग बरी कर दिया, तब तो न्याय विभाग इसका उत्तरदायित्व है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गांव और आसपास के इलाके में मायूसी है। हालांकि बिहार सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। 22 साल बाद न्याय के इंतजार में न जाने कितनी ही आंखें पथरा गई हैं, लेकिन इन्हें उम्मीद है भारत की न्याय व्यवस्था पर। न्यूज़ 18 के लिए अरवल के सेनारी गांव से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। फंगस है उसको, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं, कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। COVID-19, the number has increased dramatically. This has been seen to some extent in the first wave also, but much more now. ब्लैक फंगस बना खतरे का सबब। देश में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि कोरोना से हो रही मौतें अभी भी चिंता का सबब बनी हुई हैं। तो इसी चिंता को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है ब्लैक फंगस या कहें म्यूकोरमाइकोसिस। देश में कोरोना से ठीक हो रहे कुछ मरीज ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस की चपेट में आ रहे हैं। यही नहीं, इससे कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। खतरा बड़ा इसलिए है क्योंकि इसके इलाज में जरूरी इंजेक्शन और दवाओं की किल्लत हो रही है। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और इंजेक्शन के लिए केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई है। तो आपको बता दें कि देश में इस वक्त ब्लैक फंगस को 7 राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है। गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, असम, ओडिशा और पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है और इसके इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों के बाद उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 55 नए मामले सामने आए हैं। केजीएमयू में 4 और पीजीआई में 2 मरीजों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। प्रयागराज में ब्लैक फंगस के 4 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 1 मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग अस्पतालों में 21 मरीजों का इलाज चल रहा है। पूरे राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 150 केस सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग को ये सभी राज्यों को करना है, तो उनके गाइडलाइन के मुताबिक जो पत्र उनका आया है उसी के हिसाब से आज उसको घोषित कर दिया जाएगा महामारी के रूप में। प्राइवेट दुकानों पर उतनी दवाएं पहुंची नहीं है, जो कुछ लोग अभी इसको लेकर परेशान भी, इसकी क्या तैयारी है? दुकान पर तो अभी नहीं पहुंच पा रही है। दुकान पर क्योंकि जब केंद्र सरकार ने कंट्रोल ही कर लिया है तो सीधा स्टेट्स को आवंटन कर रही है, तो उतना प्रोडक्शन अभी हो नहीं रहा है, अभी तो दुकान में नहीं जा रहा है। मगर प्राइवेट अस्पतालों को तो हम लोग दे ही रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का आग्रह कर चुका है। इसमें कहा गया है कि केंद्र ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज की श्रेणी में डाला है, क्योंकि ये कोरोना मरीजों की मौत का कारण बन रहा है। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस की दवाई बनाने वाली 5 और नई कंपनियों को लाइसेंस भी दिया है,
जबकि अब तक भारत में 5 कंपनियां ही इसकी दवाइयां बना रही थी। जिन 5 कंपनियों को नया लाइसेंस दिया गया है वो इस साल जुलाई के महीने में ब्लैक फंगस की दवाई की 1,11,000 शीशियों का उत्पादन करेंगी, जबकि इस बीमारी से जुड़ी दवाइयां आयात करने के लिए दुनिया में और भी एंटी फंगल दवाई बनाने वाली कंपनियों की तलाश की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिन पहले तक ब्लैक फंगस के 197 मरीज थे, तो इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है। लिहाजा दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम के साथ दिल्ली सरकार ने केंद्र से इसके इलाज में जरूरी दवाइयों और इंजेक्शन की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए। जैसी चीज मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ये इलाज होगा, उनको हम दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी के करीब 2000 से अधिक केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 90 मरीजों की जान जा चुकी है। अकेले पुणे में ब्लैक फंगस के 300 केस सामने आ चुके हैं। इस लिहाज से पुणे में ही 1800 इंजेक्शन की जरूरत है। लिहाजा बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की कीमतों को कम करने की बात कही है और साथ ही इलाज में जरूरी दवाओं के उत्पादन और वितरण को भी नियमित करने को कहा है। कोरोना नया वायरल हो रहा है, ये ब्लैक फंगस अब सामने आया है। इसकी तैयारी जो है देश में किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अब ये सामने आया है तो ये भी एक चैलेंज है और इसकी दवाई ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसे उपलब्ध करे, इसके ऊपर जो है टास्क फोर्स काम कर रही है और सरकार बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है दवा किस तरीके से उपलब्ध की जाए उस पर काम कर रही है। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। डॉक्टरों की माने तो ये फंगस हर जगह होता है, मिट्टी में और हवा में। यहाँ तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी ये फंगस पाया जाता है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करता है और डायबिटीज के मरीजों या बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ये जानलेवा भी हो सकता है। खास बात ये कि इसमें मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। मेन चीज ये है कि जो जहां जहां ये फंगस लगा है तो डायग्नोसिस में ये पता लग जाए कि नोज में स्टफीनेस है, पेन है, या एक साइड पे कोई या गाल के ऊपर कोई स्वेलिंग हो रही है, या दांत कोई लूज हो रहा है, या कोई पैच दिख रहा है मुंह में कोई फंगस टाइप के ब्लैकिश टाइप, तो इसका मतलब ये है कि उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि मुझे संक्रमण हुआ। हालांकि चंडीगढ़ पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी डॉक्टर अरुणालोक चक्रवर्ती ने ब्लैक फंगस पर एक बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक ब्लैक फंगस के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, जबकि ये ज्यादातर शुगर के मरीजों को अपने लपेटे में ले रहा है। इसके अलावा उन मरीजों को भी ये अपने शिकंजे में ले रहा है जिन्हें 6 मिलीग्राम की बजाय 30 मिलीग्राम स्टेरॉयड दिया गया। डॉक्टर अरुणालोक चक्रवर्ती के मुताबिक कोरोना के मरीजों को स्टेरॉयड का 6 मिलीग्राम से ज्यादा डोज नहीं देना चाहिए। पेशेंट को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स जो हैं वो शुरू कर दिए हैं, उनकी वजह से इम्यूनिटी और डाउन हो सकती है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डायबिटिक या प्री